गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसे हम बोलते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली वी शुड नो व्हाट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस जो है वो क्या होता है। तो इट इज़ द टेक्निक टू आइडेंटिफाई the similarities and differences of the DNA fragments of two individual। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट सिमिलैरिटीज़, या तो सिमिलैरिटीज़ फाइंड आउट करने के लिए या डिफरेंसेस फाइंड आउट करने के लिए दो इंडिविजुअल के डीएनए में। तो ये टेक्निक थी जो डेवलप की थी एलिक्स जेफ्रे ने इन 1985। तो साइंटिस्ट एलिक्स जेफ्रे था जिन्होंने इसे फाइंड किया था, इस टेक्निक को डेवलप किया था। तो हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ा था कि 99.9% जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका डीएनए क्या होता है, सेम होता है, और डिफरेंस होता है 0.1% जो है वो डिफर करता है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। तो वो जो डिफरेंट वाला डीएनए है वो इस टेक्निक में यूज़ होगा, उसके बेसिस पे इस टेक्निक को परफॉर्म किया जाता है या अप्लाई किया जाता है कहीं पे भी। तो जैसे कि हम सबको पता है कि हर इंडिविजुअल का एक करेक्टरिस्टिक फिंगरप्रिंट्स होते हैं। सिमिलरली हर इंडिविजुअल के पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अपने अपने क्या होते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कि इस जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो कौन से प्रिंसिपल पे लाई करती है। डीएनए कैरीज सम नॉन कोडिंग रेपिटेटिव सीक्वेंसेस। तो हमें जैसे पता है कि हमारे डीएनए में कुछ जो होते हैं कोडिंग रीजन्स होते हैं और कुछ जो होते हैं नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं। कोडिंग वाले को हम बोलते हैं इंट्रॉन्स एंड नॉन कोडिंग वाले को हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन्स। तो जो आपका नॉन कोडिंग रीजन होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, रेपिटेटिव सीक्वेंसेस। रेपिटेटिव सीक्वेंसेस मीन ऐसे सीक्वेंस जो अपने आप को रिपीट करते हैं फॉर नंबर ऑफ टाइम। तो जो नंबर ऑफ रिपीट्स होते हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। अब देखो ये देयर आर 3 पर्सन्स, जहाँ पे देखो जो सीक्वेंस है GATA, ये पर्टिकुलर एक सीक्वेंस है जो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो पर्सन 1 में ये रिपीट हो रहा है 8 टाइम्स, पर्सन 2 में ये रिपीट हो रहा है 9 टाइम एंड पर्सन 3 में ये रिपीट हो रहा है 10 टाइम्स। तो ये जो नंबर ऑफ रिपीट्स हैं वो पर्सन टू पर्सन क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। अब देखो जो रेपिटेटिव डीएनए है उसे हम जो टोटल डीएनए होता है, बल्क डीएनए होता है, उससे कैसे सेपरेट करते हैं। तो इसे हम सेपरेट करते हैं बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो हम क्या करते हैं, इनकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं। ये है आपका यूनिफॉर्म, यहाँ पे जो आपका डीएनए है बल्क डीएनए और रेपिटेटिव डीएनए मिक्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। जब हम अब इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मीन हम इसको रोटेट कराते हैं एट वेरी हाई स्पीड, जिससे क्या होता है जो हैवियर वाले होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और जो लाइटर वाले होते हैं फ्रेगमेंट्स वो क्या आ जाते हैं, जो लाइटर वाला जो पोर्शन होता है वो क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पीक एंड द स्मॉल पीक्स आर कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए। तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन जो आपका बल्क वाला डीएनए होगा वो देखो यहाँ पे मेजर पीक बना रहा है, मीन ब्रॉड पीक बना रहा है। और जो आपका सैटेलाइट डीएनए होगा, सैटेलाइट मीन्स जो रेपिटेटिव डीएनए है वो क्या बना रहा है, स्मॉल पीक्स बना रहा है। तो इस तरह हम इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब देखो आपका सैटेलाइट डीएनए जो है उसको हम क्लासिफाई करते हैं इनटू माइक्रो सैटेलाइट्स एंड मिनी सैटेलाइट्स बेस्ड ऑन बेस कंपोजिशन। तो जो माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट को जो क्लासिफाई किया है, कैटेगराइज किया है, वो किस बेसिस पे किया है। फर्स्ट जो बेसिस है दैट इज ऑन बेस कंपोजिशन कि AT रिच है या GC रिच है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपका सैटेलाइट डीएनए AT रिच है या GC रिच है, इन दोनों में से हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, तो कैसे पता चलेगा। जैसे हमें पता है A और T के बीच में होती है डबल बॉन्ड, C और G के बीच में होती है ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, सो
ये जो है वो लेट ब्रेक होगी और ये हाईली स्टेबल है देन AT बॉन्ड। तो मेल्टिंग पॉइंट जो DNA GC रिच हो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द AT रिच। सेकेंड जो कैटेगरी के लिए इसको कैटेगराइज के लिए बेसिस बनाया है दैट इज लेंथ ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट की लेंथ कितनी है। एंड नेक्स्ट है नंबर ऑफ द रेपिटेटिव यूनिट्स, तो कोई पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है वो कितने टाइम पे कितने यूनिट्स में कितने टाइम कितनी बार वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। A DNA sequence which is randomly repeated in many copy numbers is called variable number tandem repeats। तो ऐसा DNA सीक्वेंस जो एक के बाद वही सीक्वेंस रिपीटेड होता जा रहा है इन मैनी कॉपी नंबर्स। कॉपी नंबर क्या होता है कि हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर सीक्वेंस इज रिपीटेड। अगर वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है दैट इज 2 इज इट्स कॉपी नंबर, अगर 3 टाइम रिपीट हो रहा है दैट 3 इज इट्स कॉपी नंबर, ठीक है। तो VNTR बिलोंग्स टू मिनी सैटेलाइट DNA। तो जो आपके VNTR रिपीट्स हैं यहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मिनी सैटेलाइट DNA में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो माइक्रो सैटेलाइट्स और शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, तो साइज ऑफ ईच रिपीट जो होगा इसमें होगा 2 to 6 बेस पेयर्स का होगा, और मिनी सैटेलाइट्स में इनका होता है 100 ऑफ बेस पेयर्स, जहाँ पे क्या होता है 2 से 6 बेस पेयर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं बार बार, लेकिन यहाँ पे 100 ऑफ बेस पेयर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। देखो यहाँ पे 8 टाइम रिपीट्स हो रहे हैं, रिपीटेड 20 टाइम्स काउंट करेंगे तो दिस इज 20। तो यहाँ पे ये यहाँ से अगर ये यूनिट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक 100 ऑफ बेस पेयर्स आ रहे हैं, तो ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 4 टाइम्स, ठीक है। अब देखो इन अ पर्सन कॉपी नंबर वेरीज इन ईच क्रोमोसोम। 2 alleles of a chromosome also contain different copy number of VNTR। अब देखो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अलील हैं, दोनों क्रोमोसोम क्या है, एक दूसरे के अलील हैं। ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये मैटर्नल। तो अब VNTR का कॉपी नंबर अगर हम देखें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसका आ रहा है 11 और इसका आ रहा है 9। तो क्या कर रहे हैं, ये कॉपी नंबर जो है वो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन ईच क्रोमोसोम, ठीक है। अब DNA फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस का जो मेन है दैट इज VNTR इज स्पेसिफिक फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो VNTR हैं वो क्या हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए क्या है, स्पेसिफिक हैं, कि एक पर्टिकुलर पर्सन का अगर ये VNTR है तो दूसरे का अपना पर्टिकुलर स्पेसिफिक VNTR रीजन होगा। तो साइज ऑफ VNTR वेरीज फ्रॉम, जो साइज है वो वेरी करता है फ्रॉम 0.1 to 20 kb किलो बेसिस। Any difference in nucleotide sequence observed in a population is called DNA पॉलीमॉर्फिज्म। तो DNA पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि अगर किसी न्यूक्लियोटाइड के पर्टिकुलर सीक्वेंस में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है और उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है इन होल पॉपुलेशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, DNA पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है कि आपका पर्टिकुलर जनरेशन में वो डिफरेंस आया, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हुआ, ऐसे ऐसे करके वो नंबर ऑफ जनरेशन में पास ऑन हो गया। तो इस तरह वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन में वो जो है डिफरेंस या म्यूटेशन वो शो हो रहा है। तो इसलिए हम उसको उस टाइम क्या बोलते हैं, हम DNA पॉलीमॉर्फिज्म, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। Polymorphism is higher in non-coding DNA sequences because mutation in these sequences may not affect an individual's reproductive ability। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है, वेरिएशन जो होती है जेनेटिक लेवल पे, वो नॉन कोडिंग DNA सीक्वेंसेस में ज़्यादा होती है, क्योंकि इन सीक्वेंसेस में अगर कोई वेरिएशन आएगी तो वो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को इफेक्ट नहीं करती है। दीज म्यूटेशन accumulate generation to generation causing polymorphism। तो क्या होता है, ये जो म्यूटेशंस होती हैं वो 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या होती हैं, पास ऑन होती है, जिस वजह से क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्रिएट हो जाता है, DNA पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है। देख तो जैसे हमने अब पढ़ा था सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा था
कि देखो 3 पर्सन हैं, इनके सारे के सारे सीक्वेंस जो हैं वो सेम है, लेकिन डिफरेंस आ रहा है एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में। इसका यहाँ पे एडेनिन है, इसका यहाँ पे ग्वाइनिन है एंड इसका यहाँ पे थायमिन है। तो ऐसे ही ये वाला जो डिफरेंस है, अगर 1 जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन, सेकेंड टू थर्ड जनरेशन पास ऑन होता जाए तो ये होल पॉपुलेशन में स्प्रेड हो जाता है। तो इसे तब हम क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, की जेनेटिक लेवल पे कोई वेरिएशन आ गई हुई है। अब हम पढ़ेंगे स्टेप, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम परफॉर्म कैसे करते हैं, कौन कौन सा उसमें स्टेप फॉलो होता है। तो सबसे पहले क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है तो हमें डीएनए चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए के लिए हमें सैंपल चाहिए, तो वो सैंपल ब्लड स्टेन भी हो सकता है, हेयर भी हो सकता है, सीमन स्टेन भी हो सकता है, सलाइवा भी हो सकता है एंड बोन भी हो जाता है। बोन से भी हम क्या कर सकते हैं, डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये आपका ब्लड है, इसमें से हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे सेल में से हम न्यूक्लियस के अंदर से क्रोमोसोम लेंगे, क्रोमोसोम से हम निकालेंगे डीएनए। तो आपकी डीएनए की क्या हो गई, आइसोलेशन हो गई। नेक्स्ट स्टेप है आपका डाइजेशन ऑफ डीएनए। अब डीएनए आपको मिला, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और लॉन्ग है। होल डीएनए जो होता है वो क्या होता है, लॉन्ग होता है। तो उस डीएनए सैंपल को हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डालेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करेंगे, उस डीएनए को क्लीव करेंगे इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स ऑफ वेरियस साइज। तो उसको क्लीव मीन्स कट कर दिया उसने पीसीस में। ये देखो आपका लॉन्ग जो था डीएनए था, इसको देखो एंजाइम्स ने क्या किया, डीएनए फ्रेगमेंट्स को कट कर दिया इनटू फ्रेगमेंट्स। नेक्स्ट है मेन स्टेप है ये, दैट इज सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब हमने डीएनए जो फ्रेगमेंट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज हम उनको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो इसमें हम यूज करते हैं टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रो यूज हो रहा है मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा। Then treat the DNA fragments with alkali solution to denature DNA bonds in the gel into single strand। तो पहले हम DNA fragments को ट्रीट कराएंगे alkali solution सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ताकि उनके बीच में जो डबल बॉन्ड है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए, वो सिंगल स्ट्रैंड में चेंज हो जाए। तो हम सबको पता है कि जो हमारा डीएनए जो है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो अब ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज है और ये है पॉजिटिव चार्ज। तो ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपकी जेल हम जो इसमें यूज़ करते हैं दैट इज़ योर एग्रोज जेल। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपका मिक्सचर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट साइज। अभी जो आपके पास डीएनए मॉलिक्यूल का मिक्सचर है वो क्या है, मिक्स्ड है, डिफरेंट साइजेस के डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं। तो आप जब इस जेल में उसको डालोगे, देन इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स ऑन करोगे, तो आपके जो लॉन्गर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो पीछे रह जाएंगे और शॉर्टर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आगे चले जाएंगे। ऐसे ही होता है ना, अगर कोई बड़ी चीज़ है, हैवी चीज़ है, वो पीछे रह जाती है, वो अगर दौड़ लगाएं तो वो पीछे रह जाएंगे, और जो स्मॉलर होंगे वो हैवी नहीं होंगे, लाइट होंगे, वो जल्दी से आगे पहुंच जाएंगे। टुवर्ड्स पॉजिटिव मूव करेंगे, क्योंकि नेगेटिव है ये, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे डीएनए फ्रेगमेंट्स। और जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे वो पीछे रह जाएंगे और जो शॉर्टर वाले होंगे वो आगे चले जाएंगे। इस तरह क्या हो जाएगी, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। देन हम क्या करेंगे, ट्रांसफरिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। ट्रांसफरिंग को हम बोलते हैं ब्लॉटिंग। तो आपकी जो एग्रोज जेल होती है वो क्या होती है, ड्यूरेबल नहीं होती है, वो इजीली ब्रेकेबल होती है। तो हम क्या करेंगे, जो उस पे डीएनए फ्रेगमेंट्स हमें मिले हैं हम उनको ट्रांसफ़र करेंगे सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स पे, सच एज नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन और नाइलन। तो अब देखो कैसे कर रहे हैं, नीचे क्या है आपकी, ये जो सबसे नीचे है आपका बफर, ट्रे विद बफर, देन येलो वाली जो है आपकी स्पॉन्ज, उसके ऊपर आपकी पड़ी है जेल मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर आपके क्या है, फ्रेगमेंट्स हैं। देन हम उसके ऊपर प्लेस करेंगे नाइट्रोसेलुलोज और नाइलन मेम्ब्रेन। फिर उसके ऊपर आप पेपर टॉवल लगाओगे, फिर थोड़ा सा उसको प्रेस करोगे, तो जो आपके फ्रेगमेंट्स हैं डीएनए फ्रेगमेंट वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे ऑन, ये देखो ये आपकी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है, इस पे जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब क्या करेंगे हम,
अब इस जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है या नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर है, इसको ऐसे सोल्यूशन में डालेंगे जहाँ पे आपके रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब्स हैं। डीएनए प्रोब्स क्या होते हैं? दीज आर द स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स जिनको हमने रेडियो एक्टिवली लेबल किया होता है ताकि वो इजीली विजिबल हो जाएं। तो ये डीएनए प्रोब्स जो हैं वो क्या करेंगे? बाइंड करेंगे विद द कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपका प्रोब का सीक्वेंस है ATG, तो वो फाइंड करेगा कहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका TAC, उसके अपोजिट जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो ऐसे ही होगा। तो वो फाइंड आउट करेगा कि जो बैंड है जो बने हुए हैं नाइट्रोसेलुलोज पे, जो फ्रेगमेंट्स हैं डीएनए की, तो मेरा जो कम्प्लीमेंट्री वाला है वो कहाँ पे है। जहाँ पे उसका कम्प्लीमेंट्री वाला होगा वो वहाँ जाके क्या कर जाएगा? बाइंड कर जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? वॉश करेंगे इस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को ताकि जो एक्स्ट्रा वाले प्रोब्स हैं वो निकल जाएं। ठीक है, तो जो VNTR प्रोब हाइब्रिडाइज्ड टू डीएनए फ्रेगमेंट्स, तो डीएनए फ्रेगमेंट्स के साथ वो हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। एक्स्ट्रा वाले को हम क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। ये था आपका 5th स्टेप। देन 6th स्टेप में क्या करेंगे? डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए बाय ऑटो रेडियोग्राफी। अब हम क्या करेंगे? एक्सरे फिल्म प्लेस करेंगे जो आपकी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। तो जैसे ही आप एक्सरे फिल्म करोगे तो हाइब्रिडाइज जो डीएनए होगा वो फोटोग्राफ्ड ऑन द एक्सरे फिल्म, उसका एक पिक्चर आ जाएगा किसके ऊपर? एक्सरे जो फिल्म है उसके ऊपर। आप लोग जब एक्सरे करवाते हो तो आपकी बोन्स हैं, जैसे हमने चेस्ट का कराया तो रिब्स की आ जाती हैं बैंड्स की फॉर्म में। उसी तरह नाइट्रोसेलुलोज पे जो डीएनए फ्रेगमेंट्स जो अटैच हुए हैं जहाँ जहाँ, वहाँ पे उनकी बैंड्स की फॉर्म में देखो, यहाँ पे है, इसका यहाँ पे बैंड शो हो रहा है, यहाँ पे ये कम्प्लीमेंट्री जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, इसका बैंड यहाँ पे शो हो रहा है। सिमिलरली ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। बैंड की फॉर्म में एक्सरे फिल्म आ जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो रेडियोग्राम गिव्स एन इमेज इन द फॉर्म ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड्स। इसे हम बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। तो ये आपका आ जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंट। नेक्स्ट है आपका, अब अगर सब स्टेप्स को एक बार हम देख लें तो सबसे पहले है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, देन डाइजेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, देन उसकी सेपरेशन कराएंगे बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। उसके बाद हम उसकी ब्लॉटिंग करवाएंगे, ट्रांसफर कराएंगे टू नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, देन हाइब्रिडाइजेशन विद लेबल्ड प्रोब, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्रोब होंगे, उनके साथ हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। देन क्या करवाएंगे? डिटेक्शन यूजिंग एक्सरे। तो जो एक्सरे पे जो फिल्म बनेगी, जो पिक्चर बनेगी आपकी, दैट विल बी द डीएनए फिंगरप्रिंट इन द फॉर्म ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड्स। अब एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन अगर हम देखें तो फोरेंसिक टूल्स है ये एक टू सॉल्व पैटर्निटी, रेप, मर्डर एट्सेट्रा फॉर द डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए, और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर फाइलोजेनेटिक स्टेटस ऑफ एनिमल, उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को फाइंड आउट करने के लिए, पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ जो हैं कि वेरिएशंस जो आ रही हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए। अब देखो आपको प्रॉब्लम दी गई है, इसमें क्या है? ये मदर है, ये चाइल्ड है, 3 फादर के जो आपको फिंगरप्रिंट्स दिए गए हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा फादर होगा इसका। अब देखो कौन से ज़्यादा बैंड्स जो हैं वो मैच कर रहे हैं विद चाइल्ड। इसका ये वाला बैंड इसके साथ मैच कर रहा है, इसका भी कर रहा है, लेकिन इसका नहीं कर रहा। देन इसका ये वाला, सेकंड वाले का ये वाला, इसमें देखो। देन ये वाला, ये दोनों कर रहे हैं, ये वाला इसके साथ मैच कर रहा है। इसमें टोटल कितने मैच कर रहे हैं? 1 2 3 बैंड मैच कर रहे हैं। अब सेकंड वाले को देखो, इसमें 1 2 3, देन 3, इसमें 4 थे, इसमें 3। अब नेक्स्ट वाले में देखेंगे अगर हम तो 1 2, इसमें 4 बैंड मैच कर रहे हैं, इसमें 3 एंड इसमें 2। तो इस बेसिस पे हम फाइंड आउट करते हैं कि पर्सन 1 इज लाइकली टू बी द फादर ऑफ द चाइल्ड। इसमें ज़्यादा सिमिलरिटी आ रही है, इट मीन्स ये क्या होगा? इस चाइल्ड का फादर होगा। अब देखो अगर हमें किसी को कोई कहीं पे कोई क्राइम हुआ है, विद द हेल्प ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? तो डीएनए फ्रॉम द क्राइम सीन जो मिला है उसका जो फिंगरप्रिंट बनाया वो बनाया ऐसे, ठीक है। वहाँ पे
जो सस्पेक्ट 2 इंडिविजुअल हैं उनके फिंगरप्रिंट्स बने हैं ऐसे, ठीक है। तो ये कैसे बनाए हैं, नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स के बेसिस पे बनाए हैं। जैसे क्रोमोसोम नंबर 2 है 1 2 3 4 5 रिपीट है, तो इसका यहाँ पे आ रहा है 2। क्रोमोसोम नंबर 12 पे 2 रिपीट्स हैं, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 2 पे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये 7 के सामने इसका बैंड आ रहा है। सिमिलरली जितने भी हैं उसके सामने उनके बैंड्स आ रहे हैं, और इनका भी ऐसे बनाया गया है। तो अब देखो सिमिलैरिटीज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। ये देखो इसका ये वाला बैंड मैच हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा, इसका ये वाला भी हो रहा है, बी वाले का ये वाला भी बैंड मैच हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो जो क्रिमिनल है, वो जो सस्पेक्ट है बी इंडिविजुअल, वो क्या हो रहा है कि उसने क्राइम किया हुआ है, क्योंकि उसका जो डीएनए है वो सस्पेक्ट के साथ, क्राइम सीन से जो उनको डीएनए मिला है उसके साथ वो मैच हो रहा है। सो ये था आपका पूरा डीएनए का प्रोसेस, जिसमें हमने पढ़ा व्हाट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसको किसने डिस्कवर किया। देन हमने उसको बेसिस ऑफ पढ़े, जिसमें मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, VNTR के बारे में पढ़ा। देन स्टेप्स पढ़े फिंगरप्रिंटिंग्स के, कि सबसे पहले हम करते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए, देन हम उसको करते हैं फ्रेगमेंट्स में, देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम उसको ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज सेपरेट करते हैं। देन ब्लॉटिंग ट्रांसफ़र करवाते हैं इसकी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या नाइलन मेम्ब्रेन पे। देन उसकी हम क्या करवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन विद रेडियो एक्टिव प्रोब। देन उसकी हम क्या करवाते हैं, एक्सरे फिल्म बनाते हैं। तो एक्सरे फिल्म पे जो बैंड्स आते हैं, लाइट और डार्क बैंड्स आते हैं, उसे हम बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट्स। तो इसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा। फोरेंसिक टूल है ये जेनेटिक डिजीज़ फाइंड आउट करने के लिए, फाइलोजेनेटिक स्टेटस के लिए, पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।